आपको बता दें कि अब बिहार के बाद यूपी में भी आपको हम ले चलते हैं। वहां पर भी 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। क्या कुछ है यूपी की सरकार, क्या कुछ करने वाला है यूपी में, किस तरीके से 7 सीटें महत्वपूर्ण है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस पर भी मेहमान जुड़ेंगे, इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज होगा, जनता के हाथों में उम्मीदवारों की किस्मत। 7 सीटें जो बेहद महत्वपूर्ण है, उनके बारे में हम आपको बता देते हैं कि यूपी में ये 7 सीटें जिनके ऊपर उपचुनाव होने वाले हैं और उसकी वोटिंग शुरू होगी। बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई होने वाली है ये, वहीं विपक्ष के लिए कानून व्यवस्था बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही। जिन सीटों पर वोटिंग हो रही है उसमें उन्नाव की बांगरमऊ, अमरोहा की नौगांव, सादत, फिरोजाबाद की टुंडला, बुलंदशहर की सदर, जौनपुर की मल्हनी, कानपुर देहात की घाटमपुर और देवरिया सदर शामिल है। बांगरमऊ सीट पर बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर की सदस्यता खत्म होने के बाद चुनाव हो रहा है, तो बेहद महत्वपूर्ण ये बांगरमऊ सीट बीजेपी नेता कुलदीप सेंगर की थी, तो ये बेहद महत्वपूर्ण। जिसे आपको बता दें, इनमें से जिन सीटों पर मतदान हो रहा है उनमें निर्दलीय समेत कुल 88 उम्मीदवार हैं। कुल 88 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला मतदाताओं के हाथ में होगा। निर्वाचन आयोग ने निर्बाध तरीके से चुनाव संपन्न कराने की तैयारी पूरी कर ली है और जिन सीटों पर वोटिंग हो रही है उनमें 6 सीटें पहले सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के पास थी, तो बेहद अहम कि इन 7 सीटों में से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी और वहीं एक सीट सपा के पास थी, समाजवादी पार्टी। और इसी खबर पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए कर्नल दयाशंकर दुबे बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनसे बात कर लेते हैं। दयाशंकर जी, क्या कुछ स्थितियां देख रहे हैं? आपके पास 6 सीटें थी पहले, लेकिन अब का क्या समीकरण बनता हुआ देख रहे हैं? स्वाति जी, मुझे लगता है कि अभी लगभग 20, यदि 7 सीट का एवरेज ले लें तो 20-21% की ऑलरेडी वोटिंग हो चुकी है। इसमें से 88 में से 9 महिला प्रत्याशी हैं, जिसमें से 2 महिला प्रत्याशी हमारी थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। टोटल इन 7 सीटों में से होना तो चाहिए था, 8 में से 1 किसी वजह से रुका हुआ है, जो कि अब हाईकोर्ट का आदेश आ गया है, वो होगा, जल्दी ही होगा। लेकिन 7 में से हमारे पास 2 महिला सीट है। इस 7 की बात करें तो पहले 6 सीटें ऑलरेडी हमारे पास थी। एक सीट यदि मरहरी जौनपुर की छोड़ दे तो वहां पर पारसनाथ यादव जी की मृत्यु हुई है, उसके बाद से वो सीट खाली हुई है, वो सपा है। अभी हमारा मानना ये चल रहा है कि जिस तरह से हम लोग जिस गति के साथ इस प्रदेश के अंदर अपराधियों के पीछे पड़े हुए हैं और उनका सत्याग्रह करने की कोशिश कर रहे हैं, विकास जिस गति से चल रहा है, महिलाओं के लिए जिस तरह से हम लोग कल्याणकारी योजनाएं ला रहे हैं, गरीब तबके के लिए ला रहे हैं, किसानों और नौजवानों के लिए ला रहे हैं, मुझे लगता है कि हम 7 सीटें पर विजयी हासिल करेंगे और निश्चित तौर पर हासिल करेंगे। अभी लास्ट में जब आपकी बात आ रही थी, आपके यहाँ से कुछ आ रहा था बांगरमऊ के बारे में, वहां मैं खुद गया था वहां, और देवरिया की सीट पर तुम्हें व्यक्तिगत रूप से देना मैंने किया है। बांगरमऊ की पहले बात करें तो वहां सीधी बात है, कोई टक्कर है नहीं। श्रीकांत कटियार पूर्व अध्यक्ष हमारे पार्टी के, वही चुनाव लड़ रहे, और हम लोग आज बात घर द्वार छोड़ करके ये सब चीजों को नहीं करते, बल्कि कार्यकर्ता चुनाव लड़ाते हैं। और मुझे लगता है कि सब चीजों से उठ के वहां 2-2 पाल लड़ रहे हैं, पार्टी लड़ रही है, इन सबको साइड करते हुए वहां पूरी जनता जो है मन बना चुकी है, भारतीय जनता पार्टी वहां से जुड़ी। ये जिस तरीके से आप तमाम बातें आपने रखी कि आप लोग किस तरह से आपने चुनाव की पूरी तैयारियां की और आप अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाते हैं, कोरोना काल में इस बार का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या कुछ बदलाव दिखने को मिल रहे हैं आप लोगों को? आप लोग खुद वहां पर मौजूद होंगे, धरातल पे सारी चीजें देख रहे हैं, तो क्या कुछ बदलाव सामने आए हैं इस बार? देखिए, एक चीज तो है कि इसमें देवरिया है, वहां तो दिन रहा, वहां एसपीएम त्रिपाठी लग रहा है और उनके खिलाफ पूर्व विधायक जो है जन्मेजय सिंह थे, जिनकी मृत्यु हो गई, उनके पुत्र भी लड़ रहे हैं और भी अपनी दूसरी पार्टियों के लोग लड़ रहे हैं। कहीं भी आप चले जाइए, जमीन पर इस वक्त लोग यही चाहते हैं कि विकास के नाम पर सड़क, रोड, पानी, अपराध के नाम पर बच्चों की, खास करके बच्चों के लिए जो बेटियां हैं, बहुएं हैं, बहनें हैं, उनकी इज्जत के लिए
तो देखिए, हमारी सरकार ने उनकी इज्जत के लिए तो मैं सबसे पहले गिनाना चाहूंगा, इज्जत घर का निर्माण जो है पूरे प्रदेश के अंदर कंप्लीट हो चुका है, जिसे आप शौचालय कह सकते हैं। इसी तरह से अभी मुख्यमंत्री ने जब ज्यादा ही लगा जो उत्पात कर रहे हैं ये लोग, तो व्यक्तिगत तौर से एक योजना बना करके लॉन्च किया, महिला शक्ति। अभी एक हफ्ते पहले की बात कर रहा हूं मैं जी। और इन सब चीजों के प्रदेश के लोग देख रहे हैं जी कि ये एक ऐसी सरकार है जो दिन रात गतिमान है इन चीजों को करने के लिए। लेकिन एक चीज जरूर स्वाति आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा मैं जी कि अभी हाल की बात है, कैराना जो जाना जाता है दंगे फसाद के लिए पूर्व सरकारों के अंदर, वहीं के एक विधायक नाहिद ने जानती है क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है कि पुलिस जो है वहाँ की क्या है, तुच्छी है। मुझे ये कहने में शर्म आ रही है बात, लेकिन बात तो बतानी पड़ेगी। और यहाँ तक कहा है उन्होंने कि ये किसी की बाप की जागीर नहीं है, हम और समुदाय के लोगों के घर में घुस करके उनकी विधि बंधों का रेप करेंगे। हालांकि उस पर हम बेहद निंदनीय है ये तमाम बातें दयाशंकर जी जो आप कह रहे हैं, बेहद निंदनीय है ये सारी बातें। लेकिन साथ ही साथ आपने अपनी बात रखी बेहद महत्वपूर्ण तरीके से। साथ ही हमारे साथ जुड़ गए हैं अभिषेक मिश्रा, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर समाजवादी पार्टी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक जी एएनबी न्यूज पर। बहुत धन्यवाद आपका। अभिषेक जी, क्या स्थिति बनती हुई दिख रही है इस बार? किस कांटे की टक्कर है दोनों पार्टियों के बीच में, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो? देखिए, मुझे लगता है बीजेपी वाले जरूर ऐसा कहना चाहेंगे, क्योंकि उनको ये पता है कि सच में 4 साल में उन्होंने काम कुछ नहीं किया। आज 4 साल की सरकार हो रही है, मुश्किल से 6-8 महीने की सरकार बची है, उसके बाद चुनाव का वो लग जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी और किसी फ्रंट पे कोई एक काम ये गिना नहीं सकता। अभी उनके प्रवक्ता बता रहे थे आपको कि मिशन शक्ति उन्होंने शुरू किया है 4 साल बाद। इनसे पूछे जो रोमियो स्क्वाड बनाया था उसका क्या हुआ, इनसे पूछे जो महिला शक्ति पे वादे किए तो उसका क्या हुआ, जो बच्चों पे बात की थी उसका क्या हुआ। हाथरस का कांड आज भी पूरे देश को याद है। मुझे याद है कि आपने भी बहुत मजबूती से उठाया था और दिखाया था, और आपकी आवाज में उस समय जो गुस्सा नजर आ रहा था उसकी हम सबने तारीफ भी की थी कि पहली बार बहुत दिन बाद एक प्रकरण को लेकर के सरकार को घेरने का काम किया है। इसी तरीके से डेवलपमेंट पे आप काम करें। ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जितने गरीब थे सबका घर बन गया। मैं आपसे सिर्फ इतना निवेदन करूंगा, आप किसी एक में, मैं इनफैक्ट अभी किसी गांव में आप कहीं, मैं आपको आधे घंटे के अंदर अंदर 10-20 आदमी दे दूंगा जो कि बताते साहब जिनका घर, आज के अखबार की खबर है जिसमें यह है कि गड़बड़ घोटाला हुआ है और जिसमें मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपको याद होगा भर्तियों में एक भी भर्ती नहीं, 4 साल में नॉट इवन 1 रिक्रूटमेंट इज कंप्लीट। कोई भर्ती ऐसी नहीं हुई जिसमें इनके यहाँ घोटाला न हुआ हो, जिसमें करप्शन न हुआ हो, जिसमें 2-4-6 लोग जेल न हुए हो, और आज तक जो भर्ती कंप्लीट न हो गई हो। एक भी भर्ती नहीं बता सकते जो भर्ती कंप्लीट हो गई है। तो पूरी तरीके से जनता, एक बात जरूर सच कही इन्होंने, वो ये कही कि जनता देख रही है, जनता देख रही है, जनता ने मन बना लिया है, जनता निर्णय ले लिया है कि बहुत हो गया। वो सरकार जो हिंदू मुसलमान के नाम पे बातों का जवाब देने के लिए दयाशंकर दुबे जी हमारे साथ बने। दयाशंकर जी, जो ये सारी बातें अभिषेक मिश्रा जी कह दूं कि जो सरकार हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाना चाहती है, जो सरकार जातियों में बांटना चाहती है, जो सरकार आज 4% वर्सेस 96% की सरकार चला रही है, उन लोगों को जनता ने मन बना दिया है कि इनको बाहर फेंकना है। और अब मौका काम करने वालों को मिलेगा जिनके काम आज भी इनके मुख्यमंत्री पीता काट। जी दयाशंकर जी, आपने तमाम बातें सुनी अभिषेक जी ने जो रखी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पे? पहले तो अभिषेक भाई बहुत दिन के बाद हमारे साथ डिबेट में है, उनका सम्मान पूर्वक उनको नमस्कार कहूंगा। और जो वो मुंगेरी जाल के सपने देख रहे हैं, जो कहा उन्होंने ये जनता देख रही है, तो जो मुंगेरी जाल का सपना हो वो सच को देखने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन स्पष्ट जानिए सर कि आपके यहाँ तो प्रोफेसर है सर, आप इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोफेसर ही नहीं मंत्री हुआ करते थे। करने दिया इस घेरा डालो ने पार्टी ने कुछ नहीं करने दिया आपको। एक पार्टी ऐसी है जो सब समाज के कल्याण के लिए कार्य कर रही है, तो है उसकी प्रशंसा एटलीस्ट करनी ही चाहिए। लेकिन चलिए आपकी अपनी मजबूरी हो सकती है। ये महिला शक्ति की बात करते हैं आप, महिला शक्ति हम योजना प्रारंभ तो की, आप काम नहीं करते थे। और सच बात तो ये है कि आप ऐसे और लोकार्पण किए हैं जो चीजें ठीक नहीं थी। मेट्रो का आपने उद्घाटन करके लोकार्पण कर दिया जो चल नहीं सकती थी। बैडमिंटन कोर्ट का आपने कर दिया जो चल नहीं सकता था। जनेश्वर पार्क आपने कर दिया, पड़ी हुई है। दूसरा बात है, मेरा कहना क्या है, मेरा कहना स्वाति ये है, नियम सब प्रक्रिया हुई है, विधि बना हुआ है।
जी। पर चलने की जरूरत है और वो आपके यहाँ पे लेकिन दयाशंकर जी ये तमाम बातें आपने जो कही इसका जवाब भी अभिषेक जी देंगे। मेरा एक सवाल यहाँ पे ये भी कि बांगरमऊ सीट बहुत ही विवादित सीट रही है कुलदीप सेंगर की वजह से, इस पे क्या कहेंगे? कुलदीप सेंगर पार्टी से निकाला कि हम किस वजह से वो बर्खास्त हुए हैं शुरुआत करें तो यदि वो हुआ है अब किसको, उनके कुल खानदान में किसी को ये टिकट नहीं दिया है, हमने वहाँ के पूर्व अध्यक्ष को दिया है। पूर्व अध्यक्ष को ये टिकट दिया है, श्रीकांत कटियार वहाँ के पूर्व अध्यक्ष है। इस वक्त राष्ट्रीय से पहले वही कार्यकर्ता को हमने टिकट दिया है। हमारे यहाँ गलत आया है, ये गलत कौन है? ये अभिषेक भाई साहब के यहाँ से ही ट्रेनिंग लेकर के मैं आपको सीधा बताता हूँ। कुलदीप जो थे इनका मैं पृष्ठभूमि जानता हूँ, ये आए हैं प्रोफेसर साहब की पार्टी से ही डेरा डालो घेरा डालो का सबक सीख करके। हमारे यहाँ तांडव मचाए तो इनको निकाला किसने? हमने निकाला है। वो सीट खाली हुई है हमारे वजह से, उस पर खड़ा किया है कैंडिडेट हमने, उनके परिवार से नहीं बल्कि अलग से। ये बुलंद किसी की पार्टी नहीं है कि घर से ही सब लोग होंगे 19 लोग, इनकी चले तो ये गाय भैंस को लड़ा दे उस परिवार से। लेकिन क्या प्रोफेसर साहब कभी कह सकते हैं कि अपने पार्टी के कभी ये पार्टी के कभी प्रेसिडेंट या अध्यक्ष नहीं हो सकते हैं? कभी नहीं सोच सकते हैं। सोचना हमें खुले दिमाग से होगा। ठीक है, अभिषेक जी हमारे साथ बने हुए फोन लाइन पर। जी अभिषेक जी, आपने तमाम बातें सुनी दयाशंकर दुबे जी की, क्या कुछ वो कह रहे हैं कि कुलदीप सेंगर आपकी पार्टी से आए थे और उसके बाद जब उनकी पार्टी में वो आए उनके ऊपर आरोप लगा तो बीजेपी ने बिल्कुल समय नहीं लगाया उनको निकालने के लिए। अभिषेक जी चाहते जी, मैं अभी पहचाना दयाशंकर भाई को मैं भी नमस्कार कर दूं। इतना कहना चाहूंगा कि ये हमारी पार्टी से बुला करके इनको कौन ले गया था, और जब तक समाजवादी पार्टी में थे तब तक तो इन्होंने कोई घटना नहीं की ऐसी। फिर भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में, आखिर भारतीय जनता पार्टी के जेनेटिक स्ट्रक्चर में, भारतीय जनता पार्टी वालों में ऐसी क्या खास बात है कि जो वहां जाता है उनकी सरकार जब आती है तभी घटना हो जाती है। तो याद होगा विकास दुबे नाम का एक व्यक्ति अभी प्रकरण हुआ, उसने पहली बार जब घटना की तब भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार चल रही थी देश में। मुझे कुछ कहना इस बार जब उसने हिम्मत की तब दोबारा उसी की सरकार चल रही थी। तो और कमाल ऐसा होता है कि इनके यहाँ जो भी है ये निकाला नहीं गया। पूरे देश को याद है माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ पहुंच करके चाय पी रहा था वो आदमी, फोटो खिंचवा रहा था, एसएसपी के घर गया धमकी देने के लिए। वो तो जब मीडिया ने, हम लोगों ने हल्ला मचाया तब इन्होंने, और निकाला इन्होंने बहुत अंत में। निकाला क्या? वो तो जब सीबीआई की जांच हो गई, सारी कार्रवाई हो गई, उसके लिए सीबीआई, जिसकी घटना की बात है, सीबीआई ने लिख के 3 अफसरों के नाम दिए हैं, आईपीएस के भी हैं, आईएएस के भी हैं, कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और अगर इनके खिलाफ इन लोगों ने वक्त पे अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज का पालन किया होता तो कुलदीप सेंगर वाली घटना न हो सकती थी। क्यों नहीं किया? और आज तक उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई जिसको सीबीआई ने लिख करके मुख्यमंत्री को दिया है? भाई सीबीआई कोई समाजवादी पार्टी की सरकार से चला नहीं रही। माननीय अमित शाह साहब गृह मंत्री हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के अंडर आती है सीबीआई। सीबीआई की लिखी हुई सिफारिश पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? इसका जवाब दिला दिया दयाशंकर जी। ठीक है अभिषेक जी, आपने तमाम बातें रखी, दयाशंकर जी ने भी तमाम बातें अपने पक्ष से रखी, आपने अपने पक्ष का अपना पूरा पक्ष रखा आपने। लेकिन अब आज जो उपचुनाव हो रहे हैं इन 7 सीटों में, आपको क्या लगता है कितने सीटों पर जीत हासिल कर पाएगी समाजवादी पार्टी? क्योंकि टक्कर बहुत ज्यादा आप यहाँ पे कह सकते हैं महत्वपूर्ण देखी जा रही है दोनों ही पार्टियों में। फिर वही चाहे हम बात कर लें बीएसपी की भी, वहां पे भी मायावती ने भी कल हुंकार जिस तरीके से भरी है, तमाम बातें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही हैं। फिलहाल आप दोनों में यहाँ पे मौजूद हैं तो आप दोनों से जानना चाहूंगी, और सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी अभिषेक जी, किस तरह से देखते हैं 7 विधानसभा सीटों में से कितनी आपके पाले में आएंगी? देखिए बीएसपी को ने तो ओपनली डिक्लेयर कर दिया है कि हमें जरूरत पड़ेगी तो हम भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देंगे। भाजपा के लोग उसके नाम पे वोट मांग रहे हैं। तो बीएसपी की तो राजनीति खत्म हो गई। अब उत्तर प्रदेश में कुछ बचा नहीं उनके पास, उनका अपना वोटर उनको छोड़ गया है। और बीजेपी वालों की इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी की हालत ये है कि बीएसपी के बयान चला करके उसके नाम पे वोट मांग रहे हैं। इनके पास कहने दिखाने के लिए कुछ नहीं बचा। स्वाति जी, मैं आपको जवाब दूं उससे पहले इतना जरूर कहूंगा कि आप इनसे, दयाशंकर जी से, इसका जवाब जरूर मांग लेना कि प्रधानमंत्री के अंडर, माननीय नरेंद्र मोदी जी के अंडर जो सीबीआई है उसने जो कार्रवाई की सिफारिश की वो इनके मुख्यमंत्री कब करेंगे, क्यों नहीं कर रहे हैं। बाकी जवाब जो आपने मांगा उसका ये है कि निश्चित रूप से सारी सीटों पे समाजवादी पार्टी जीत के आएगी। 10 तारीख को हम आप जब दोबारा डिबेट करेंगे तो सामने आ जाएगा। आप बड़ा दावा कर रहे हैं कि सभी सीटों के ऊपर समाजवादी पार्टी जीत करके आएगी, लेकिन महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब बीते इतने सालों में लगातार उत्तर प्रदेश में या तो समाजवादी पार्टी या फिर बहुजन समाज पार्टी का ही वहां पे वर्चस्व रहा है, महत्वपूर्ण हो जाता है। उत्तर प्रदेश में कांटे की टक्कर के लिए तैयार थे समाजवादी पार्टी। ऐसा क्या हो बिगड़ गया वहां पे कि आप जब
वहां पे विधानसभा चुनाव हुआ, यानी कि मुख्यमंत्री पद के लिए जब चुनाव हुआ तब समाजवादी पार्टी पीछे पिछड़ गई। देखिए, इसलिए मैं उसका कारण बताता हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वालों ने जो झूठ का प्रचार किया, जो हिंदू और मुसलमान के नाम पे देश को, प्रदेश को लड़ाने का काम किया, जो धर्म को राजनीति का, आज भी ये लोग धर्म की बात करते हैं। अभी आपने सुना ना ये लोग किस तरीके से पश्चिम यूपी के एक जिले की बात बीच में जबरदस्ती घुमा करके लाए, जिसका सवाल से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन ये चाहते हैं कि टीवी पे, अखबार में, भाषणों में ऐसी चीजें चले जिससे लोगों में हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाई करने का माहौल बने। ये चाहते हैं बीजेपी वाले। इसलिए हम लोग उस समय लोगों को नहीं समझा पाए कि भाई कार्य करना जरूरी है। अब लोगों को उत्तर प्रदेश को महसूस हो रहा है कि हमने गलती कर दी, और जिनको हमने मौका दिया वो लोग सिर्फ घूम घूम करके सिर्फ फीता काट रहे हैं समाजवादी पार्टी कामों का, बाकी कुछ नहीं कर रहे। पार्टी के जो भी प्रत्याशी अभी वहां पर हैं, जिनको भी आपने टिकट दिया है, वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, किन चीजों को लेकर के, वो क्या मुद्दे थे जिन्हें लेकर के वो जनता के बीच गए? देखिए, मुद्दे सिर्फ बहुत साफ हैं। आज मुद्दा बेरोजगारी है, सबसे बड़ा मुद्दा जो समाजवादी पार्टी उठा रही है और उठाना चाहती है। अगर ये लोग हिंदू मुसलमान की लड़ाई बंद करा दें तो बेरोजगारी है। बेरोजगारी पे जवाब क्यों नहीं देते माननीय योगी आदित्यनाथ जी? क्यों नहीं दयाशंकर जी बताते हैं कि क्यों नहीं इन्होंने भर्ती की 4 साल में कोई भी एक भर्ती बताएं जो पूरी हो? सबसे बड़ा सवाल आज कोरोना है। कोरोना के नाम पे जिस कदर करप्शन हुआ है, जब 2022 में हम लोग जांच आदेशित करेंगे सरकार बनाने के बाद, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सबसे बड़ा घोटाला करप्शन का कोरोना निकलेगा, ये आप देख लेना। इस तरीके एक हजार की चीज, 1,500 हजार की चीज 10,000 हजार में खरीदी गई है और कोई कार्रवाई नहीं होती। उस पर डीपीआरओ और उस लेवल का अफसर सस्पेंड होता है। सीडीओ डीएम से कोई मतलब ही नहीं उससे। जब इनका विधायक खुद कह रहा है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, हम लोग कहते हैं तो चलो मान लो कि विपक्ष कह रहा है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि आज तक इतनी भ्रष्ट सरकार कभी नहीं आई। भ्रष्टाचार की शिकायतें इनके विधायकों ने की तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर देते हैं। लोग बताते कि उनको बुला करके डांटा गया, विधायकों को गिरा करके थाने मारा जा रहा है। इगलास की घटना आपने कवर की, आपने दिखाया। तो ये लोग जिस तरीके से सरकार चला रहे हैं, आज तक इतनी खराब सरकार किसी ने नहीं चलाई। और मुझे विश्वास है कहीं न कहीं दयाशंकर भाई भी मन में शर्मिंदा होंगे, लेकिन अब उनकी मजबूरी है भाई। टीवी पे तो नहीं कह सकते कि साहब हमसे गलती हो रही है। टीवी पे तो उन्हें पक्ष लेना ही लेना, वही काम वो कर रहे हैं। शंकर दुबे जी, आपने तमाम ये जो बातें कही हैं अभी अभिषेक जी ने सुनी है, इस पर प्रतिक्रिया चाहूंगी आपकी। सबसे बड़ी प्रतिक्रिया मेरी ये रहेगी इनके ऊपर कि खुद प्रोफेसर साहब एक सुलझे हुए आदमी हैं, सब चीजों को जानते हैं, फिर भी अनजान बनते हैं। तो मुझे कुछ नहीं कहना है। हाँ, अपनी पार्टी की तरफ से जरूर कहना है कि ये कह रहे हैं कि 7 सीट ये जीत रहे हैं, अच्छी बात है। मुंगेरी दाल के सपने की तरह से कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन बात इतनी है कि क्या प्रोफेसर साहब बुद्धिजीवी होने के नाते कैराना के नाहिद, जिसकी वो कह रहे थे इसकी जरूरत नहीं है, आज चुनाव हो रहा है और ये कहना कि हम लोग किसी के घर में घुस करके मारेंगे या बहन बेटियों को रेप शब्द उन्होंने यूज किया है, क्या इसकी भाषा करते हैं कि नहीं करते हैं? क्योंकि ये इनकी पार्टी की परिपाटी रही है स्वाति कि ये जब भी पावर में आते हैं या नहीं पावर में आते हैं तो बौखला करके ऐसी चीजें ये बोला करते हैं। आपको याद होगा, जाति पार्टी की बात करते हैं लोग, किसने जाति पार्टी चलाई थी? मुल्ला मुलायम किसने कहा था यूपी के अंदर? आप याद करिए, बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए भद्दे शब्दों में नेताजी ने क्या कहा था। शायद इसी वजह से प्रोफेसर साहब ने मिलकर के नेताजी को सही कर दिया। वो पार्टी जिसमें सिर्फ एक परिवार के सभी लोग हों, चाहे इनके जैसे बुद्धिजीवी हो, ये बड़ा प्रतिष्ठित आदमी है जो बात कर रहे हैं आपसे, मैं आपके संज्ञान में डालना चाहूंगा। इनके पिताजी आईएएस में सबसे बड़े अधिकारी थे जिनका मैं व्यक्तिगत सम्मान करता हूँ। उन्होंने किताबें लिखी है, समाज के दर्शन देते हैं, लेकिन उस दर्शन के बाद और ज्ञान के बाद प्रोफेसर अभिषेक का इसमें फंस जाना, इसको मैं और कुछ नहीं कहूंगा। अभी हिंदू की तरफ से फंसे हैं, लेकिन सच्चाई है कि जो एक सीट इनके पास जौनपुर की है वो सीट ये हार रहे हैं। मैं वहां रह के आया हूँ, 3 तो विधानसभा मैंने खुद देखी है। क्योंकि आपको बताऊं स्वाति, मैं भी एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हूँ यहाँ का। पूरा जगह देखा है, सब जगह की पल्स ली है, बुलंदशहर तक की पल्स ली है मैंने फिरोज साहब के आका। और ये कुछ सीटों में इनकी जमानत जब्त होने जा रही है। इनको समझ आएगी तब जब 10 तारीख को गिनती होगी। अभिषेक मिश्रा जी बड़ी बात कह रहे हैं इस वक्त दयाशंकर जी, मतलब ये कह रहे हैं कि जीत तो छोड़िए, जमानत जब्त करने के हालात आ जाएंगे। जमानत जब्त होगी, इनके कर्मी ऐसे हैं, इनके कुकर्म ऐसे हैं। बताइए, चुनाव के दिन ये बहू बेटियों की इज्जत की बात को दावा करना चाहते हैं, इनको शर्म नहीं आती है। अभिषेक जी विकास दुबे की एक बात ठीक है दयाशंकर जी, अभिषेक जी जवाब देंगे इस बात का। किसने जमानत पर बाहर निकाला था बार बार विकास दुबे को? दयाशंकर जी, अभिषेक जी को जवाब देने दीजिए। आप ही की पार्टी में थे और आप ही की पार्टी ने इनका हस्ताक्षर दिया।
ठीक है अभिषेक जी, जवाब दीजिए। जी इसमें दो हिस्सों में उन्होंने कहा। पहला तो ये कि जमानत जब्त की बात कही, तो वो देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा, वो दयाशंकर भाई की मजबूरी है। आज वो उन्हें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है तो उन्हें उसकी बात कहनी पड़ेगी। नहीं कहेंगे तो अभी पार्टी ऑफिस से फोन आ जाएगा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जिस व्हाट्सएप पे मैसेज देख करके बोल रहे होंगे उस व्हाट्सएप मैसेज पे भी दूसरी चीजें आने लगेंगी। तो वो तो मैं उनको, इसमें कोई बात नहीं, आप बुरा मत मानो इसका, ये उनकी मजबूरी है, वो कह रहे हैं। जहां तक उन्होंने उसकी बात कही कि किसी आदमी ने गलत कहा, मैं उसकी घोर भर्त्सना करता हूं, चाहे कोई हो, किसी पार्टी से हो, कहीं का हो, चाहे कि हमारा हो चाहे किसी का हो। गलत बात गलत है, उसको डंके की चोट पे प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा गलत कहेंगे, चाहे कोई गलत करेगा, और उसको जहां तक ताकत होगी रोकेंगे। आज इनकी सरकार है, इनमें दम हो, जितना कार्रवाई कर सकते हो ये करके दिखा दें, उसकी चर्चा न करें। खराब बातें बोली नहीं जाती हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। दयाशंकर जी, दम है, आप में ताकत है, सरकार है, आप कार्रवाई कर दीजिए। सुन लीजिए, फिर वही बात सुन लीजिए। और अगर आप में हिम्मत नहीं है तो समाजवादी सरकार बनने दीजिए, हम कार्रवाई करके दिखाएंगे ऐसी कि पूरा उत्तर प्रदेश उसकी नजीर देगा। जी 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 दयाशंकर जी, वो ठीक कर रहे हैं, होता है ऐसे ही। किन्हीं के तरह से एक बार अखिलेश जी जो थे मुख्यमंत्री जब नहीं थे उससे पहले पुलिस अफसर को ही कहे थे, मुझे याद है एसएसपी ऑफिस के सामने, कि तुम मेरी सरकार आने तो तुम्हें मैं देख लूंगा। तो ये लोग देखते रहिए। इनके मुलायम सिंह जी कहे थे आईजी ठाकुर को, अभी तुमको मैं देख लूंगा। अभी उल्टी बात हो गए, क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है, मुझे नहीं आ रही है, मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए। सिर्फ इनको मैं यही भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इनकी पार्टी को आज के दिन बुद्धि मिले, ताकि कम से कम अपनी एक सीट को ये बचा ले। पारसनाथ जी वाली वही बहुत बड़ी बात है, हालांकि ऐसा होने वाला नहीं है। जी आप दोनों का ही दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक मिश्रा जी, आपने समय निकाल करके आप आए, एएनबी न्यूज से आप जुड़े, और साथ ही साथ दयाशंकर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।